गति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ हुए परिवर्तन को गति कहते हैं। गति कई प्रकार की होती है। रैखिक गति लीनियर मोशन, जैसे बंदूक से निकली गोली, ढालू भूमि पर नीचे सरकता बालक आदि। यादृच्छिक गति रैंडम मोशन, मक्खी की गति, फुटबॉल मैदान में खिलाड़ियों की गति आदि। वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति इत्यादि। दोलनी गति ऑसिलेटरी मोशन, झूले की गति। आवर्त गति पीरियोडिक मोशन, झूले की गति। दूरी डिस्टेंस, किसी निश्चित समयांतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह हमेशा धनात्मक कोष्ठक में पॉजिटिव होती है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है। वेग वेलोसिटी, प्रति इकाई समय में हुए विस्थापन या तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। चाल स्पीड, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल इज इक्वल टू दूरी अपॉन समय। त्वरण एक्सीलरेशन, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग घटने पर त्वरण ऋणात्मक एवं वेग बढ़ने पर त्वरण धनात्मक होता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन रिटार्डेशन कहते हैं। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज, जिस भौतिक राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, बल, आघूर्ण आदि। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज, जिस भौतिक राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशि कहा जाता है। जैसे दूरी, ताप, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, समय, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, विद्युत, आवेश, दाब इत्यादि। कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे कोण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे W इज इक्वल टू ओमेगा से सूचित किया जाता है। W इज इक्वल टू थीटा अपॉन T। यदि कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो W इज इक्वल टू n कोष्ठक में, क्योंकि एक चक्कर में कोण 360 डिग्री रेडियन से घूम जाता है। यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी इज इक्वल टू वृत्त की परिधि इंटू n इज इक्वल टू 2 पाई आर एन। यही कोण का रेखीय चाल होता है, अर्थात v इज इक्वल टू 2 पाई आर एन। देयरफॉर v इज इक्वल टू 2 पाई n इंटू r इज इक्वल टू w इंटू r इज इक्वल टू w इज इक्वल टू 2 पाई n, या रेखीय वेग इज इक्वल टू कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। वक्र पथ पर गति में वेग हमेशा चर होता है, जबकि चाल अचर या चर दोनों हो सकता है। यदि कोई वस्तु विराम से गति प्रारंभ करती हो तो शुद्ध गतिकीय समीकरण निम्नलिखित होंगे। क्योंकि u इज इक्वल टू 0 है, v इज इक्वल टू 80, s इज इक्वल टू 1/2 vt, s इज इक्वल टू 1/2 at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। गति के नियम। प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन, जिन्हें भौतिकी का पिता भी कहा जाता है, ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम का प्रतिपादन किया। न्यूटन का प्रथम गति नियम, प्रत्येक वस्तु अपने विराम की अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगकर उसकी वर्तमान अवस्था को न बदले। गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा निकलती है। बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है जिसका SI मात्रक न्यूटन है। जड़त्व के कुछ उदाहरण। पहला, घोड़ा पर बैठा एक व्यक्ति घोड़ा के अचानक आगे की ओर दौड़ने पर पीछे की ओर गिर जाता है। दूसरा, चलती मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तीसरा, कोट को डंडे से पीटने पर उसके धूल गिर जाते हैं।
संवेग मोमेंटम, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग इज इक्वल टू वेग इंटू द्रव्यमान। न्यूटन का द्वितीय गति नियम, किसी वस्तु पर किसी असंतुलित बाहरी बल के कार्य करने से उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण बल के समानुपाती होता है और वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। इस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, अर्थात बल इज इक्वल टू मात्रा इंटू त्वरण, F इज इक्वल टू ma। पृष्ठ 419। न्यूटन के तृतीय गति का नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के कुछ उदाहरण, पहला, बंदूक से गोली चलाना और चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। दूसरा, नाव के किनारे कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना। तीसरा, रॉकेट उड़ाना। चौथा, लड़कों की दो टोलियों द्वारा रस्सा कसी का खेल खेलना और इस क्रम में दोनों पक्षों को झटका लगना। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, वस्तुओं के किसी समूह का कुल संवेग हमेशा समान रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, यानी टक्कर के पूर्व और बाद का संवेग बराबर होता है। आवेग इम्पल्स, जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग इज इक्वल टू बल इंटू समय अंतराल इज इक्वल टू समय में परिवर्तन। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड ns होता है तथा इसकी दिशा भी वही होती है जो बल की दिशा होती है। अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपेटल फोर्स, किसी वृत्ताकार पथ पर वृत्त के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। जैसे यदि कोई m द्रव्यमान का पिंड v वेग से r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चल रहा हो तो F इज इक्वल टू mv² अपॉन r होता है। अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किसी वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्री बल कहलाता है। अपकेंद्री बल के कुछ सामान्य उदाहरण, कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने का मशीन। बल आघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स, किसी अक्ष के पारित लगने वाला बल बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण बल के परिणाम तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होती है, अर्थात बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल इंटू आघूर्ण भुजा। सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली ऐसी युक्ति जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। सरल मशीन के कुछ सामान्य उदाहरण, उत्तोलक कोष्ठक में लीवर, घिरनी, आनत तल, स्क्रू, जैक आदि। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, जैसे कैंची, पिलास, सणसी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप इत्यादि। दूसरा, द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक, जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने का मशीन, कूड़ा धोने वाली एक पहिए की गाड़ी इत्यादि। तीसरा, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, जैसे चिमटा, मनुष्य का हाथ, हल इत्यादि। गुरुत्वाकर्षण, जिस बल के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसमें वस्तुएं बिना एक दूसरे से जुड़े बल लगाती हैं। किसी वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल प्रायः उस वस्तु पर पृथ्वी का गुरुत्व बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल दूरी पर क्रिया बल का एक उदाहरण है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रहों की गति संबंधी केपलर के नियमों का अध्ययन कर न्यूटन ने 1686 में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया। इनके अनुसार ब्रह्मांड के 2 कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि 2 कणों के द्रव्यमान m1 और m2 हो और उनके बीच की दूरी r हो तो नियमानुसार F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर या F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान लगभग 6.6734 into 10 to the power minus 11 nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। g का मान सर्वप्रथम 1798 में सर हेनरी कैवेंडिश ने मरोड़ी तुला टॉर्जन बैलेंस की सहायता से निकाला था। पृथ्वी
जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्व बल के कारण उत्पन्न त्वरण गुरुत्व जनित त्वरण कहलाता है, जिसे G से सूचित करते हैं। G का मान 9.8 मीटर पर स्क्वायर होता है। G का मान मुक्त रूप से गिरती हुई सभी वस्तुओं के लिए समान होता है। G = gm/r²। यदि हम m और r के स्थान पर पृथ्वी के द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या के मान क्रमशः रख दें तो हमें पृथ्वी की सतह पर G का मान ज्ञात हो जाएगा। अतः G = gm/r² 6.67 × 10⁻11 nm² per kg² into 5.98 × 10⁻24 kg whole upon 6.38 × 10⁻6 m² is equal to 9.8 मीटर पर स्क्वायर। G के मान में परिवर्तन। पहला, ध्रुवों पोल्स पर महत्तम होता है। दूसरा, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। तीसरा, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान घटता है। चौथा, पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर कम हो जाता है। पांचवा, पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर बढ़ जाता है। गुरुत्व बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ब्रह्मांड में विभिन्न स्थानों पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से लगभग 81 गुना अधिक होता है। पृथ्वी की त्रिज्या चंद्रमा की त्रिज्या से लगभग 4 गुना अधिक है। पृष्ठ 420। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का करीब 1/6 गुना होता है। लिफ्ट में पिंड का भार, वेट ऑफ बॉडी इन अ लिफ्ट। पहला, ऊपर जाते समय लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। दूसरा, नीचे आते समय पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। तीसरा, लिफ्ट के समान वेग से ऊपर नीचे गति करते समय पिंड के भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। चौथा, यदि नीचे उतरते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में पिंड का भार 0 होता है। ये भारहीनता की स्थिति कहलाती है। पांचवा, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते वक्त लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। पृथ्वी की सतह पर से किसी वस्तु के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर स्क्वायर होता है। ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। दूसरा, प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग एरियल वेलोसिटी नियत रहता है। इसके प्रभाव से जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब ग्रह दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। तीसरा, सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल T कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग T² ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r के धन r³ के समानुपाती होता है, अर्थात T² = r³। सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। जैसे सूर्य के निकटतम ग्रह बुध का परिक्रमण काल 88 दिन है, जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण नेपच्यून का परिक्रमण काल 165 वर्ष है। नोट, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय विज्ञान संघ IAU ने यम यानी कि प्लूटो को पारंपरिक ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया है। अतः अब वरुण नेपच्यून ही दूरस्थ ग्रह है। यदि पृथ्वी अपनी कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार 0 हो जाएगा। उपग्रह सैटेलाइट किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उपग्रह की कक्षीय चाल ऑर्बिटल स्पीड उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है, अर्थात पृथ्वी तल से जो उपग्रह जितना दूर होगा उसकी चाल उतनी ही कम होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान होगी। पृथ्वी के अत्यंत निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ सैटेलाइट उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसको उसका परिक्रमण काल कहते हैं, अर्थात परिक्रमण काल = कक्षा की परिधि अपॉन कक्षीय चाल।
पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट होता है। भू-स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के 24 घंटे के बराबर होता है, भू-स्थिर उपग्रह कहलाता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वो गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता, पलायन वेग कहलाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुणा होता है, इसलिए यदि किसी उपग्रह के कक्षीय वेग को √2 गुणा अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए तो वो अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। कार्य, शक्ति और ऊर्जा। कार्य, वर्क, बल और बल के अनुप्रयुक्त बिंदु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल के द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। अर्थात कार्य इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू S। कार्य एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक जूल होता है। यदि बल यानी कि F तथा विस्थापन यानी कि S के मध्य थीटा कोण बनता है तो W इज इक्वल टू F इंटू S cos थीटा। कार्य का ब्रिटिश इंजीनियरिंग मात्रक फुट पाउंड कोष्ठक में ft.lb होता है, जहां 1 ft.lb इज इक्वल टू 1.356 जूल। ऊर्जा, एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका भी SI मात्रक जूल होता है। न्यूक्लियर ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त करते हैं। 1 eV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ऊर्जा दो प्रकार की होती है। पहला, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो ke इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण बंदूक से छोड़ी गई गोली, धनुष से छोड़ा गया तीर, गतिमान हथौड़ा, गिरती वर्षा की बूंदें, बहती हवा, नाचता लट्टू आदि। दूसरा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। P.E इज इक्वल टू mgh, जहां m इज इक्वल टू द्रव्यमान, g इज इक्वल टू गुरुत्वीय त्वरण, h इज इक्वल टू ऊंचाई। पृष्ठ 421। स्थितिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण: बांध बनाकर एकत्रित जल की ऊर्जा, घड़ी की चाबी, कसना या में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, ऊंचाई पर रखी ईंट की ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट, उसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊर्जा का रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरण डायनेमो, ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उपकरण मोमबत्ती, ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। उपकरण माइक्रोफोन, ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उपकरण लाउडस्पीकर, ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। उपकरण सोलर सेल, ऊर्जा का रूपांतरण सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उपकरण ट्यूबलाइट एवं विद्युत बल्ब, ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। उपकरण विद्युत मोटर, ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। उपकरण विद्युत सेल, ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उपकरण सितार, ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। Ke इज इक्वल टू P²/2m, जहां P संवेग इज इक्वल टू mv। शक्ति, पावर, किसी कर्ता द्वारा प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को उसकी शक्ति कहते हैं, अर्थात कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति इज इक्वल टू कार्य अपॉन समय इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू वाट। 1 watt is equal to 1 joule per second. 1 kilowatt is equal to 1000 watt. 1 अश्वशक्ति is equal to 746 watt. दाब,
प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब यानी कि प्रेशर कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है जिसका SI मात्रक N पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल PA भी कहते हैं। पास्कल का नियम, बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से लगता है। यह नियम द्रव एवं गैस दोनों के लिए लागू होता है। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक इत्यादि। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु द्वारा लगने वाला बल वायु दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब के बारे में सर्वप्रथम ओटो वॉन गैरिक ने 1650 ईस्वी में बताया था। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है। 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 N पर M स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब घटता है, जिसके कारण पहला, पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। दूसरा, वायु में बैठे यात्री की कलम से स्याही रिसने लगती है। वायु दाब का एक बार अर्थात 10 to the power 5 N पर M स्क्वायर के बराबर होता है। वायु दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है तथा इसकी सहायता से मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का अचानक नीचे गिरना आंधी आने का संकेत है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे नीचे गिरना वर्षा होने का संकेत है। बैरोमीटर के पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना मौसम साफ रहने का संकेत है। क्षेत्रफल बढ़ने से दाब कम एवं क्षेत्रफल घटने से दाब अधिक होता है। बर्तन का आकार दाब को प्रभावित नहीं करता। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है, जैसे मोम, घी इत्यादि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे बर्फ। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। प्लवन, द्रवों द्वारा वस्तुओं पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को उत्प्लावक बल बॉयंट फोर्स कहते हैं। उत्प्लावक बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। उत्प्लावकता के बारे में सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने बताया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को अंशतः या पूर्णतः किसी द्रव या गैस में डुबोया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी आती है, जो वस्तु द्वारा विस्थापित गैस या द्रव के भार के बराबर होता है। प्लवन की शर्तें, जब वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है तो वो उसमें संतुलित रूप से तैरती है। दूसरा, जब वस्तु का गुरुत्व केंद्र एवं हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर तल में होता है तो वस्तु तैरती है। घनत्व डेंसिटी, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, अर्थात घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन इज इक्वल टू kg अपॉन m क्यूब, अर्थात घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। विशिष्ट या आपेक्षिक घनत्व स्पेसिफिक और रिलेटिव डेंसिटी, किसी वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात विशिष्ट घनत्व कहलाता है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। पृष्ठ तनाव, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल समसंजक बल कोहेसिव फोर्स कहलाता है। ठोसों में समसंजक बल का मान अधिक एवं गैसों में नगण्य होता है। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल असंजक बल एडेसिव फोर्स कहलाता है। इसी के कारण दो वस्तु आपस में चिपकती हैं। पृष्ठ 422। द्रव के संयंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इसके कारण उसका पृष्ठ सदा तनाव की स्थिति में रहता है। इसे ही पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन कहते हैं। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में इकाई वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर यह शून्य हो जाता है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही जल पर तैराई जा सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। इसी कारण वे मैल की गहराई में जाकर कपड़ों को साफ करते हैं। जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसी कारण बड़े बड़े बुलबुले बनते हैं। जल में मिट्टी का तेल छिड़कने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसी कारण मच्छरों या दूसरे कीटों के लार्वा जल में डूबकर मर जाते हैं। गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, अतः वो जीभ के ऊपर अच्छी तरह फैल जाता है। फलस्वरूप गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। श्यानता, किसी द्रव या गैस के दो
क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल को श्यान बल कहते हैं। तल का वो गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है श्यानता यानी कि विस्कोसिटी कहलाता है। श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण होता है। द्रवों की तुलना में गैसों की श्यानता कम होती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घटती है पर गैसों की बढ़ जाती है। श्यानता का SI मात्रक डेकापोइज या पॉइजली PI या पास्कल सेकंड होता है। इसे प्रायः नीटा द्वारा सूचित किया जाता है। क्रांतिक वेग क्रिटिकल वेलोसिटी, धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं, अर्थात धारा रेखीय प्रवाह की वो उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाए, क्रांतिक वेग कहलाता है। यदि द्रव का प्रवाह वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है। बर्नौली का प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम। कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की ऊर्जा कोष्ठक में दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। वेंटूरी मीटर। इससे नली में द्रव के प्रवाह की दर इसी सिद्धांत के आधार पर ज्ञात की जाती है। सरल आवर्त गति पीरियोडिक मोशन। एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। आवर्तकाल टाइम पीरियड। एक दोलन पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। दोलनी गति ऑसिलेटरी मोशन। किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को दोलन अथवा कंपनिक गति कहते हैं। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का SI मात्रक हर्ट्ज होता है। यदि आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t हो तो n = 1/t होता है। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाती है। सरल आवर्त गति की विशेषताएं। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो नंबर 1 उसका त्वरण 0 हो जाता है। नंबर 2 उसका वेग अधिकतम होता है। नंबर 3 उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। नंबर 4 गतिज ऊर्जा अधिकतम एवं स्थितिज ऊर्जा 0 होती है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो नंबर 1 गतिज ऊर्जा 0 और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। नंबर 2 वेग 0 हो जाता है। नंबर 3 त्वरण अधिकतम होता है। नंबर 4 उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है। सरल लोलक सिंपल पेंडुलम। यदि एक भारहीन व लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार से लटका दें तो इस समायोजन को सरल लोलक कहते हैं। यदि लोलक को साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दें तो इसकी गति सरल आवर्त गति होती है। यदि डोरी की प्रभावी लंबाई L, गुरुत्वीय त्वरण G हो तो सरल लोलक का आवर्त काल T = 2 पाया √L/G होता है। अर्थात नंबर 1 यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा अर्थात झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। नंबर 2 आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता अतः झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरा आकर बैठ जाए तो इससे आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा यदि किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तन काल बढ़ जाता है। घड़ी सुस्त हो जाती है क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान कम हो जाता है। पृष्ठ 423। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो वहां भारहीनता के कारण G = 0 अतः घड़ी का आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। अतः उपग्रह में लोलक घड़ी कार्य नहीं करेगी।
गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, अतः घड़ी सुस्त हो जाएगी। सर्दियों में लंबाई कम हो जाने पर आवर्तकाल तेज हो जाएगा और घड़ी तेज चलने लगेगी। चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुणा होता है। प्रत्यास्थता कोष्ठक में इलास्टिसिटी, पदार्थ का वो गुण जिसके कारण वो उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बाह्य बल हटा लिया जाता है अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। प्रत्यास्थता सीमा इलास्टिक लिमिट, विरूपक बल के परिमाण की वो सीमा जिसमें कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। विकृति स्ट्रेन, किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल में वृद्धि स्मॉल एल होती है, तो स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल को विकृति कहते हैं। प्रतिबल स्ट्रेस, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। यंग मापांक यंग्स मॉड्यूलस, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापक कहते हैं। हुक का नियम, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होती है, अर्थात प्रतिबल एल्फा विकृति या प्रतिबल अपॉन विकृति इज इक्वल टू ई एक नियतांक इज इक्वल टू प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक कोष्ठक में कैपिटल लेटर ई का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। यंग का प्रत्यास्थता गुणांक गामा इज इक्वल टू अनुदैर्घ्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्घ्य विकृति। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कोष्ठक में के कहते हैं। अपरूपण विकृति कोष्ठक में शियर SHEAR के लिए इसे दृढ़ता गुणांक कहते हैं। तरंग, तरंग को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव, वे तरंगे जो किसी माध्यम ठोस द्रव या गैस में संचरित होती हैं यांत्रिक तरंग कहलाती हैं। यांत्रिक तरंग या यांत्रिक वेव दो प्रकार की होती है। पहला अनुदैर्घ्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वैसी तरंग जिनमें माध्यम के कण अपनी माध्यम स्थिति पर आगे पीछे तरंग गति की दिशा में कंपन करता है, जैसे ध्वनि तरंगे। दूसरा अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव्स, वैसी तरंग जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्यम स्थिति पर ऊपर नीचे तरंग की गति की दिशा के लंबवत दोलन करता है, जैसे जल सतह पर उत्पन्न तरंग, प्रकाश तरंग इत्यादि। दूसरा अयांत्रिक तरंग नॉन मैकेनिकल वेव्स, वैसी तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात तरंगे निर्वात में भी संचरित होती है, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटॉन की बनी होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा मैक्सवेल द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये उदासीन होती है और प्रकाश के वेग से गमन करती है। इसके पास ऊर्जा व संवेग होता है। निम्न तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। पहला कैथोड किरणें, दूसरा कैनाल किरणें, तीसरा अल्फा किरणें, चौथा बीटा किरणें, पांचवा ध्वनि तरंगे, छठा पराश्रव्य तरंगे। 10⁻³ m से 10⁻² m की तरंगों को सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। तरंग गति, तरंग गति वेव मोशन, जब किसी कारक द्वारा विक्षोभ उत्पन्न करने पर कोई वस्तु गतिमान होती है तो उस वस्तु के इस प्रक्रिया को ही तरंग गति कहते हैं। आयाम एम्पलीट्यूड, दोलन करने वाली वस्तु अपनी साम्य स्थिति के किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को दोलन का आयाम कहते हैं। तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ, ऐसे दो क्रमिक कणों जो ठीक एक ही समय में बिल्कुल एक ही रीति से दोलन करते हैं के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक मीटर कोष्ठक में स्मॉल लेटर m होता है। तरंग वेग इज इक्वल टू आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य या स्मॉल लेटर v इज इक्वल टू स्मॉल लेटर n लैम्डा। ध्वनि तरंग साउंड वेव्स,
ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाले ध्वनि को ही सामान्य मानव सुन सकता है। इसे श्रव्य तरंग ऑडिबल वेव्स कहते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंग इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। इसे हमारा कान नहीं सुन सकता। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। मानव कान इसे भी नहीं सुन सकता, परंतु कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इसे सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग: पहला, संकेत भेजने में, दूसरा, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, तीसरा, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, चौथा, कल कारखानों की चिमनियों से कालिख हटाने में, पांचवा, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में, छठा, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में। ध्वनि का वेग, स्पीड ऑफ साउंड। विभिन्न माध्यम से ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न होता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि का वेग ठोस में सर्वाधिक, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम होती है। पृष्ठ 424। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग। माध्यम वायु, ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। माध्यम हाइड्रोजन, ध्वनि का वेग 1269 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। कार्बन डाइऑक्साइड 260 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाष्प यानी कि भाप 100 डिग्री। ध्वनि का वेग 405 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। लोहा, ध्वनि का वेग 5130 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। जल, ध्वनि का वेग 1483 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। समुद्री जल, ध्वनि का वेग 1533 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। पारा, ध्वनि का वेग 1450 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। कांच, ध्वनि का वेग 5640 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम 6420 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल, ध्वनि का वेग 1213 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि का वेग आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वेग 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि का वेग अधिक होता है। ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। तीव्रता, इंटेंसिटी। इसी के कारण ध्वनि तीव्र या धीमी सुनाई पड़ती है। ध्वनि तीव्रता का SI मात्रक माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर या 10⁻⁻6 जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर होता है। ध्वनि तीव्रता का प्रयोगात्मक मापक बेल होता है, जिसके 10वें भाग को डेसिबल कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के समानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के समानुपाती होता है। दूसरा, तारत्व, पिच। इसी के कारण ध्वनि को मोटा या पतला कहा जाता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है, जिससे ध्वनि पतली कोष्ठक में श्रिल होती है, तथा आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम एवं ध्वनि मोटी कोष्ठक में ग्रेव होती है। तीसरा, गुणता, क्वालिटी। इसके कारण समान प्रबलता एवं सामान्य तारत्व की ध्वनियों में अंतर पता चलता है। ध्वनि की गुणता सनांदी स्वरों की संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि, इको। किसी सतह से परावर्तन के बाद जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता को परावर्तक सतह से न्यूनतम 17 मीटर कोष्ठक में 16.6 मीटर की दूरी पर रहना चाहिए। कानों पर प्रतिध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। प्रतिध्वनि के द्वारा हम समुद्र की गहराई तथा वायुयान की ऊंचाई को माप सकते हैं। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर्स इफेक्ट। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। मैक संख्या।
किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल सुपरसोनिक कोष्ठक में पराध्वनिक एवं यदि 5 से अधिक हो तो ध्वनि की चाल हाइपरसोनिक कोष्ठक में अति पराध्वनिका कहलाती है। ऊष्मा ये एक ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। वस्तु की ऊष्मा यानी कि हीट उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। सामान्यतः ऊष्मा का SI मात्रक जूल होता है। इसके अलावा निम्न मात्रक का भी प्रयोग किया जाता है। पहला, कैलोरी। 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय कैलोरी। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। तीसरा, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। ब्रिटिश थर्मल यूनिट को B.Th.U से भी डिनोट करते हैं। एक B.Th.U is equal to 252 कैलोरी। 1 कैलोरी is equal to 4.186 जूल। 1 किलो कैलोरी is equal to 4186 जूल is equal to 1000 कैलोरी। ताप, टेम्परेचर। ताप किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था को बतलाता है तथा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह को निश्चित करता है। ताप की माप। ताप मापन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण को तापमापी यानी कि थर्मोमीटर कहा जाता है। ताप मापन के लिए द्रवों और गैसों के ऊष्मीय प्रसार का उपयोग करना व्यवहारिक एवं सुविधाजनक होता है। ताप की माप के लिए निम्नलिखित पैमाने का प्रयोग किया जाता है। पहला, सेल्सियस पैमाना अथवा मापक। इसका व्यवहार सर्वप्रथम फ्रांस के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। ये 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक 100 बराबर भागों में बटा रहता है। दूसरा, फ़ारेनहाइट मापक। इसका व्यवहार सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया था। ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कुल 180 बराबर भाग में बांधा रहता है। तीसरा, केल्विन मापक। इसका व्यवहार सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक लॉर्ड केल्विन ने किया था। ये 273 K से 373 K तक कुल 100 भागों में बटा रहता है। केल्विन माप क्रम पर ताप के मान को लिखते समय डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। चौथा, र्यूमर मापक। ये 0 डिग्री R से 80 डिग्री R तक कुल 80 भागों में बटा रहता है। चारों माप क्रमों में संबंध। C-0/100 is equal to F-32/212 is equal to R-0/80 is equal to K-273/100। पृष्ठ 425। परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम सामान्य तौर पर नहीं होता। इसे ही परम शून्य ताप कहते हैं। केल्विन पैमाने पर परम शून्य ताप को OK लिखा जाता है, अर्थात OK is equal to -273.15 डिग्री सेल्सियस एवं 273.16 K is equal to 0 डिग्री सेल्सियस। सामान्य तापमापी में पारा ही भरा जाता है जो -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के लिए प्रयुक्त होता है। इसके अलावा तापमापी में निम्न गैस भी भरी जाती है। पहला, हाइड्रोजन तापमापी 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापने के लिए। दूसरा, नाइट्रोजन तापमापी 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापने के लिए। प्लैटिनम प्रतिरोध तापमान द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है। ताप युग्म तापमापी द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापा जा सकता है। विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल लेटर m तथा उसकी विशिष्ट ऊष्मा कैपिटल लेटर C हो तो उसके ताप को T1 से T2 तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा Q हो तो C is equal to Q/m कोष्ठक में T2 - T1 is equal to
J अपॉन kg डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू J पर kg डिग्री सेल्सियस, या Q इज इक्वल टू MC कोष्ठक के अंदर T2 माइनस T1। कुछ सामान्य ताप के मान: चंद्रमा के अंधेरे भाग का ताप -180 डिग्री सेल्सियस, पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश अंटार्कटिका का ताप -42 डिग्री सेल्सियस, बर्फ तथा नमक के मिश्रण का ताप -20 डिग्री सेल्सियस, आइसक्रीम का ताप -5 डिग्री सेल्सियस, मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, स्नान करने के लिए गर्म पानी का ताप 45 डिग्री सेल्सियस, पृथ्वी के सबसे गर्म प्रदेश लीबिया का ताप 51 डिग्री सेल्सियस, ताजी बनी चाय का ताप 80 डिग्री सेल्सियस, चंद्रमा के उजले दिखने वाले भाग का ताप 100 डिग्री सेल्सियस, सूर्य की बाहरी सतह का ताप 6000 डिग्री सेल्सियस। विभिन्न पदार्थों के विशिष्ट ऊष्मा का मान: पदार्थ जल, विशिष्ट ऊष्मा J पर kg डिग्री सेल्सियस में 4200, पदार्थ अल्कोहल, विशिष्ट ऊष्मा 2500 J पर kg डिग्री सेल्सियस, बर्फ, विशिष्ट ऊष्मा 2101 J पर kg डिग्री सेल्सियस, किरासन तेल 2090 J पर kg डिग्री सेल्सियस, वनस्पति तेल 1965 J पर kg डिग्री सेल्सियस, हवा 992 J पर kg डिग्री सेल्सियस, एल्यूमीनियम, विशिष्ट ऊष्मा 904 J पर kg डिग्री सेल्सियस, कार्बन डाइऑक्साइड, विशिष्ट ऊष्मा 833 J पर kg डिग्री सेल्सियस, तांबा, विशिष्ट ऊष्मा 385 J पर kg डिग्री सेल्सियस, लोहा, विशिष्ट ऊष्मा 498 J पर kg डिग्री सेल्सियस, जस्ता, विशिष्ट ऊष्मा 385 J पर kg डिग्री सेल्सियस, सीसा, विशिष्ट ऊष्मा 126 J पर kg डिग्री सेल्सियस। ऊष्माधारिता: किसी वस्तु के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल लेटर m हो और उसकी विशिष्ट ऊष्मा कैपिटल लेटर C हो, तो उस वस्तु के तापक्रम को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा अर्थात वस्तु की ऊष्माधारिता इज इक्वल टू m इंटू 1 इज इक्वल टू mc। यहाँ ताप वृद्धि इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। ऊष्माधारिता का मात्रक इज इक्वल टू द्रव्यमान का मात्रक इंटू विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक इज इक्वल टू kg इंटू J अपॉन kg डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू J अपॉन डिग्री सेल्सियस, या J पर डिग्री सेल्सियस। अर्थात ऊष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन: किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल एवं आयतन तीनों में वृद्धि होती है। लंबाई में वृद्धि की माप रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रफल में वृद्धि की माप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा तथा आयतन में वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक गामा द्वारा व्यक्त किया जाता है। अल्फा, बीटा एवं गामा में संबंध: अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा प्रोपोर्शनेट 1:2:3, या बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है। प्राय सभी द्रव का आयतन गर्म करने पर बढ़ता है, परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पुनः जल का आयतन बढ़ता है। इसका अर्थ यह है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। कुछ पदार्थों के रेखीय प्रसार गुणांक इस प्रकार हैं। पदार्थ सीसा, अल्फा प्रति डिग्री सेल्सियस 29 इंटू 10⁻⁻⁶। पदार्थ एल्यूमीनियम, अल्फा प्रति डिग्री सेल्सियस 23 इंटू 10⁻⁻6। पदार्थ पीतल, अल्फा प्रति डिग्री सेल्सियस 19 इंटू 10⁻⁻6। पदार्थ तांबा, अल्फा प्रति डिग्री सेल्सियस 17 इंटू 10⁻⁻6। पदार्थ इस्पात, अल्फा प्रति डिग्री सेल्सियस 11 इंटू 10⁻⁻6। पदार्थ साधारण कांच, अल्फा प्रति डिग्री सेल्सियस 9 इंटू 10⁻⁻6। पदार्थ पायरेक्स कांच, अल्फा प्रति डिग्री सेल्सियस 3 इंटू 10⁻⁻6। ऊष्मा का संचरण: प्रकृति में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ऊष्मा का स्थानांतरण या संचरण कहलाता है। ये 3 विधियों द्वारा होता है। पहला चालन, कंडक्शन, दूसरा संवहन, कन्वेक्शन तथा तीसरा विकिरण, रेडिएशन। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा होता है। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचती है।
न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। समान अवस्था रहने पर विकिरण द्वारा किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के समानुपाती होती है। अतः जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कमती जाएगी। किरचॉफ का नियम, जो वस्तु ऊष्मा का जितना अच्छा अवशोषक होती है वो उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होती है। इसी कारण अंधेरे में कमरे में समान रूप से गर्म, काली और सफेद वस्तुओं को रखने पर काली वस्तु अधिक चमकेगी क्योंकि वो अधिक विकिरण उत्सर्जित करती है। स्टीफन का नियम, किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता कैपिटल लेटर ई उसके परम ताप कैपिटल लेटर टी के चौथे घात के समानुपाती होती है, अर्थात E इज इक्वल टू टी टू द पावर 4 या E इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4, जहां सिग्मा स्टीफन नियतांक कहलाता है। ताप द्वारा अवस्था परिवर्तन, किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने की अवस्था परिवर्तन कहलाता है। अवस्था परिवर्तन में ताप नहीं बदलता है। पृष्ठ 426। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं जैसे बर्फ, उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है, तथा जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। नमक मिलाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। गलनांक एवं हिमांक बराबर होते हैं। प्रायः क्वथनांक एवं संघनन का ताप समान होता है। दाब बढ़ाने एवं अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट, किसी वस्तु की गुप्त ऊष्मा व परिमाण है जो